नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। सुमेरा खान मेरे साथ मौजूद हैं और इस गोल मेज पर हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स, तमाम खास मेहमान मौजूद हैं और एक एक करके नए मेहमान भी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। G20 समिट से जुड़ी पल पल की डिटेल हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इस वक्त एक जानकारी और सामने आ रही है। जो तीसरा सेशन आज होना था वो शुरू हो चुका है, जिसका नाम ही है वन फ्यूचर, यानी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये मोटो दिया है इस G20 समिट के जरिए हिंदुस्तान ने और आज वन फ्यूचर पर मंत्रणा होनी है, सेशन होना है। तीसरे सेशन की शुरुआत हो चुकी है। इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। ये ऐतिहासिक घोषणा पत्र भारत के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र का परिणाम है। ये घोषणा पत्र वसुधैव कुटुंबकम की भावना का सम्मिलन है। ये घोषणा पत्र सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के वैश्विक कल्याण का सशक्त हस्ताक्षर है। ये घोषणा पत्र विश्व के लिए सुनहरे भविष्य का निर्माण करेगा। G20 शिखर सम्मेलन में सभी विकासात्मक और भू राजनीतिक मुद्दों पर शनिवार को आम सहमति बन गई और नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये अपील की थी साझा घोषणा पत्र को, मैं ये अपील करता हूं कि सभी एक्सेप्ट करें। उस वक्त की ये बेहद अहम तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई और इस वक्त की सबसे अहम खबर यह कि वन फ्यूचर के विषय पर G20 सम्मेलन का जो तीसरा सत्र जिसका इंतजार आज हम कर रहे थे वो शुरू हो चुका है। ये इस वक्त की ताजा अपडेट मिल रही है। दिल्ली घोषणा पत्र को कल मंजूरी मिली और आज उसका ऐलान होना है उस पर मुहर के बाद। और इस बीच G20 सम्मेलन के तीसरे सत्र की हो चुकी है शुरुआत। सुमेरा जी हाँ, और एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें अभी तक क्या कुछ हुआ है इस शिखर सम्मेलन में वो भी बताया गया। और देखिए ये तस्वीरें आज की तस्वीरें हैं, यानी ये जो तीसरा सेशन है जिसकी शुरुआत हो रही है, तीसरे सत्र की शुरुआत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे स्वागत किया गया। और देखिए वसुधैव कुटुंबकम, हर जगह वसुधैव कुटुंबकम दिखाई दे रहा है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पौधा दिया और ये लूना डिसिल्वा पौधा दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये सभी जो मौजूद हैं नेता इस वक्त G20 में, उनकी तरफ से इस तरह से तोहफा दिया जा रहा है प्रधानमंत्री। बिल्कुल, और ये तस्वीरें जा रहे हैं जी हाँ, और ये तस्वीरें अपने आप में खास इसलिए भी क्योंकि इंडोनेशिया से प्रेसिडेंसी हमको मिली है G20 की और अब ब्राजील को जाएगी। तो इंडोनेशिया के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं और ब्राजील के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, दोनों के बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच आदान प्रदान हुआ है पौधों का। संजय सोय साहब भी हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। संजय सोय साहब, किस तरह से आप देखते हैं वसुधैव कुटुंबकम का ये मोटो आज पूरी दुनिया को हिंदुस्तान देता हुआ नजर आ रहा है? वन अर्थ वन फैमिली, यानी पूरी दुनिया हमारे लिए परिवार की तरह है और हम भविष्य भी साझा करते हैं। आज उस पर चर्चा है। नहीं, बिल्कुल, ये भविष्य की जो बात है बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि इस समय में जो हालात चल रहे हैं, इस समय इसमें सर्वाइवल ऑफ ह्यूमैनिटी ही खतरे में पड़ गया है। चाहे वो क्लाइमेट की बात हो या दुनिया में झगड़े हों, वॉर्स हों, न्यूक्लियर थ्रेट्स आ रहे हो बार बार, ये जो बातें हैं ये पूरी हमारे सर्वाइवल को ही बहुत बड़ा खतरा दे रहा था। और जो भारत ने ऐसे समय में एक अलग विचारधारा लेके आ रहे हैं, ये वसुधैव कुटुंबकम एक साथ मिलकर करें, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, जैसे भी आप बता रहे थे, ये वाकई में सच है। और ये खाली देश के अंदर ही नहीं कर रहे, पूरी दुनिया में किया है। क्या हमने कोविड के टाइम में वैक्सीन बांटी है, जो देश अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे हमने उनको भी दिया। कोई रिटर्न का मतलब नहीं था, हमने कहा आप लीजिए, मदद कीजिए, ये हमारी सोच है। और संजय सोई, भारत का संदेश तो हमेशा से यही था। वो एक अलग बात है कि अब हम उसे दुनिया के सामने इस मंच पर उस प्रमुखता से रख पा रहे हैं जिस तरह से हम अभी हम दिल से कर रहे हैं, ये बात दिल से निकल के आ रही है। लेकिन एक बड़ी खबर बता देते हैं G20 से जुड़ी, वो ये कि 12 बजे रूसी विदेश मंत्री लावरोव की प्रेस कॉन्फ्रेंस है दिल्ली में। लावरोव की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अहमियत रखती है। यूक्रेन युद्ध पर बड़ा बयान देंगे लावरोव यहाँ पर, क्योंकि यहाँ उनसे इसके बारे में पूछा जाएगा। घोषणा पत्र पर भी अपना पक्ष रखेंगे लावरोव। तो अब से कुछ देर बाद जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी तो वो आप TV9 भारतवर्ष पर उसका सीधा प्रसारण भी देखेंगे, यानी रूस का क्या कहना है वो भी आपको देखने को और सुनने को मिलेगा। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे नजर हमारी लगातार बनी हुई है। लेकिन रूस का नाम लिए बिना 7 बड़े क्या संदेश दिए गए हैं घोषणा पत्र में, दिल्ली डिक्लेरेशन में। ये आपको बता दें, सभी देश संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों को मानेंगे, ये कहा गया है। बिल्कुल, यूएनएससी और यूएनए के प्रस्तावों पर अमल हो, ये साफ तौर पर
इस दिल्ली डिक्लेरेशन में जिक्र है किसी भी देश की क्षेत्रीय अखंडता को स्वीकार किया जाए। ये बड़ा महत्वपूर्ण। जी हाँ, ये भी कहा गया है कि देशों की राजनीतिक स्वतंत्रता की अनदेखी ना हो, और साफ तौर पर नाम नहीं लिया गया रूस का, लेकिन उन तमाम मुद्दों की बात की गई है। क्षेत्रीय अधिग्रहण की धमकी से बचना होगा। इसके अलावा यह भी कहा गया कि बल के प्रयोग से संप्रभुता को चुनौती मान्य नहीं है। बिल्कुल, और बहुत महत्वपूर्ण बात, परमाणु हथियारों का उपयोग या धमकी अस्वीकार्य है, अनएक्सेप्टेबल है, यह साफ तौर पर कह दिया गया। चतुर्वेदी जी, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, ऐसे वक्त में जब हमने रूस और यूक्रेन के बीच ये एक लंबा दौर देखा और रूस की तरफ से परमाणु धमकियां तो न जाने कितनी बार आई, हम काउंट भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं समीर। जो रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार देश होते हैं और सशक्त होते हैं, जिनके पास परमाणु बम भी हैं, उनका दायित्व है कि वो कभी भी इस धमकी को ना दें। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध में काफ़ी टाइम हमने देखा, काफ़ी बार देखा, उन्होंने इवन अनकन्वेंशनल वेपन्स भी मूव किए एक जगह से बेलारूस वगैरह में, बयान दिए साफ और तौर बयान पर दिए। इस तरह से हमारा पड़ोसी देश भी, आप देखते हैं हर महीने तकरीबन एक बार कि हम तो न्यूक्लियर देश हैं। अभी भी एक पत्रकार से जब बात हो रही थी, उसने कहा हमको नहीं इनवाइट किया गया यहाँ पे G20 पर, और हम लोग न्यूक्लियर देश हैं। हर जगह ये कहना कि मैं न्यूक्लियर हूँ इसलिए मुझे आदर मिले, सत्कार मिले, ये गलत बात है। लेकिन रूस के मद्देनजर अगर हम प्रोफेसर राजन कुमार देखें, रूस के जो नंबर 2 हैं दिमित्री मेदवेदेव, वो तो फेमस ही इसलिए हो गए कि वो यही बयान देते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन वो परमाणु धमकी दे देते थे, परमाणु हमले की। जी, वो हमेशा परमाणु धमकी दे रहे हैं और एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि अभी जो अटैक हो रहा है, आपने पिछले कुछ दिनों में सुना होगा कि जयपुरिजिया का वहाँ पे काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। 4-5 ब्लास्ट भी हुए हैं उसके नज़र में, और चूंकि धमकियां दोनों तरफ से दी जा रही हैं, और पश्चिमी देशों को अगर एक चीज़ से डर लगता है तो वो है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन या न्यूक्लियर बॉम्ब से डर। तो वैसे में ये इसको इंश्योर करना चाहते हैं बार बार कि किसी भी हाल में वो स्थिति नहीं हो जहां पे एक न्यूक्लियर वॉर की संभावना बने। और लेकिन राजन जी, हम जब दिल्ली डिक्लेरेशन के संदर्भ में इन तमाम बातों को कर रहे हैं तो ये बहुत अहमियत रखता है कि कैसे इसके बारे में बात करें। लेकिन उससे पहले बता दें कि पीएम ने जो कहा था वो बात दोहराई गई है। युद्ध पर पीएम मोदी की टिप्पणी को दोहराया गया है दिल्ली डिक्लेरेशन में। समरकंद में पीएम मोदी ने पुतिन से कहा था कि युद्ध का युग नहीं है, और अब उसे दिल्ली डिक्लेरेशन में शामिल किया गया है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो व्यू पॉइंट है, जो नजरिया है, क्या होना चाहिए युद्ध के संदर्भ में इस युग में, उसका जिक्र किया गया दिल्ली डिक्लेरेशन में। क्या कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, पहले वो सुनिए। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श कर। देखिए, समरकंद में व्लादिमीर पुतिन के बगल में बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी आंखों में आंखें डालकर यह बात कही थी कि यह युग युद्ध का नहीं है, और न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में साफ तौर पर एग्जैक्ट यही सेंटेंस, यही वाक्य इस्तेमाल किया गया है। और समीर, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्टेट्समैनशिप को भी स्टैब्लिश करता है कि कैसे उनका जो व्यू पॉइंट है उसे शामिल किया गया। बिल्कुल, और इस बीच अहम खबर, G20 के रुख पर यूक्रेन ने जताई निराशा, रूस का नाम नहीं लिया गया। ये कहा गया है यूक्रेन की तरफ से, रूस की जवाबदेही तय होनी चाहिए। यानी न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन की तमाम जो बातें हैं वो सामने आने के बाद यूक्रेन थोड़ा मायूस नजर आ रहा है और कह रहा है कि रूस की जवाबदेही, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी चाहिए थी। G20 के रुख पर यूक्रेन ने जताई निराशा, रूस का नाम नहीं लिया गया। यह कहा गया है यूक्रेन की तरफ से, रूस की जवाबदेही तय होनी चाहिए। यानी न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन की तमाम जो बातें हैं वो सामने आने के बाद यूक्रेन थोड़ा मायूस नजर आ रहा है और कह रहा है कि रूस की जवाबदेही, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी चाहिए थी। और अब रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। रूस का यूक्रेन पर बड़ा अटैक सामने आया है। हमले में यूक्रेन की 3 नौका तबाह हो गई हैं। ये हमला किया गया रूस द्वारा, स्नेक द्वीप के पास, स्नेक आइलैंड के पास ये घातक हमला किया गया। अमेरिका में बनी विलाड सी नौका को नष्ट किया गया और यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया रूस द्वारा। तो एक तरफ लगातार यूक्रेन की तरफ से कहा यह जा रहा है कि दिल्ली डिक्लेरेशन में भी रूस का नाम होना चाहिए था, जवाबदेही तय होनी चाहिए थी। रूस यूक्रेन युद्ध का नाम नहीं लिया गया, लेकिन उन तमाम मुद्दों को जरूर एड्रेस किया गया जो मुद्दे उपजे हैं रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से।
लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए कैसे हमले में यूक्रेन की 3 नौका तबाह हुई हैं जो अमेरिका द्वारा दी गई थी। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं योगेश जी, लेकिन इंडिया के इसी रुख की G20 समिट में जॉइंट डिक्लेरेशन में, पहली डिक्लेरेशन में जिस बात का जिक्र है कि यूक्रेन के संदर्भ में रूस का जिक्र नहीं किया गया है, इसी रुख की तारीफ भी हो रही है, उसकी डिप्लोमेसी का डंका भी बज रहा है कि उसने चीन को एक सख्त मैसेज भी दे दिया, रूस को नाराज नहीं किया और अमेरिका भी खुश नजर आ रहा है। तो ये भी सब में सामंजस्य स्थापित करके एक ऐसा जॉइंट डिक्लेरेशन लाया जाए जिससे कोई नाराज ना हो, ये भी तो अपने आप में एक बड़ा काम था। देखिए, मैं जो है यूनाइटेड नेशंस में मैंने कई साल काम किया। मैं भारत के जो परमानेंट मिशन है यूनाइटेड नेशंस में उनके साथ भी था जी। तो यूनाइटेड नेशंस में जो नेगोशिएशंस होती है उनकी यही खूबी होती है जो आपने अभी बताई कि हमें डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट स्टैंड्स को जो है उसको मद्देनजर रखते हुए एक कॉमन डिनोमिनेटर डिस्टिल करना पड़ता है। तो ऐसा ही कुछ करना पड़ता है जैसा ये अब हुआ है, क्योंकि अगर हम यूक्रेन का नाम लेते वहाँ पर तो वो क्या बोलते हैं वेस्ट वाले कंट्रीज को एक्सेप्टेबल नहीं था। और अब जो अगर हमने नाम नहीं लिया है तो ज़ेलेंस्की फिर भी नाखुश हो गया। उनको लग रहा था कि रिस्पांसिबिलिटी जो है रूस की वो ठहरानी चाहिए। इनडायरेक्ट मैसेजिंग है। इस बीच माफ कीजिएगा, मैं रोक रही हूँ आपको, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है वो बता देते हैं। इधर भारत ने चीन के विस्तार पर लगाम लगाने का कदम बढ़ा दिया है तो उधर रोमानिया की सीमा पर तनाव बढ़ने लगा है। रोमानिया में हालांकि सिर्फ रूस के ड्रोन का मलबा गिरा, लेकिन नेटो ने इसे बेहद गंभीरता से लिया है। रूस को चेतावनी देने के बाद अब रूस के बेहद करीब युद्धाभ्यास की तैयारी कर ली गई है। युद्धाभ्यास के दौरान नेटो और रूस की नेवी कभी भी आमने सामने आ सकती है, तो युद्ध जैसे हालात और तनाव लगातार इस पूरे इलाके में बने हुए हैं। पोलैंड नहीं, रोमानिया का बॉर्डर एक बड़े विनाश का संकेत दे रहा है। पिछले 4 दिनों से रोमानिया का नाम बार बार खबरों में है और अब नेटो देशों के नए ऐलान ने फिर दुनिया को डराना शुरू कर दिया है। क्योंकि फिर तैयार हैं युद्धपोत, फिर रूस की घेराबंदी के लिए चक्रव्यूह तैयार होने लगा है। रोमानिया के करीब धमाकों की आग से ऐसी चिंगारी भड़की है कि विश्व युद्ध का माहौल तैयार होने लगा है। ब्रिटेन की वायुसेना ब्लैक सी के करीब पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ अमेरिका के युद्धपोत ब्लैक सी की तरफ रवाना हो चुके हैं। बस चंद दिनों में नेटो युद्धाभ्यास के बहाने अपनी शक्ति का प्रदर्शन शुरू कर देगा। इस दौरान नेटो की एक भी गलती या उकसाने वाला एक भी कदम पुतिन के सब्र को खत्म कर सकता है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या होने वाला है। रोमानिया ने रूस से खतरा महसूस होते ही तैयारी शुरू कर दी। रोमानिया में बॉर्डर के इलाकों में शेल्टर बनाए जा रहे। डेन्यूब नदी के किनारे सुरक्षा के कई इंतजाम किए गए। आपात हालात से निपटने की तैयारियां की जा रही हैं। रोमानिया में रूस के ड्रोन के मलबे गिरने के बाद अमेरिका भी एक्शन में है। बाइडेन हिंदुस्तान में G20 समिट में शामिल हो रहे हैं तो दूसरी तरफ पेंटागन में उनके जनरल नई रणनीति बना रहे हैं। रूस को चेतावनी देने के लिए अमेरिका ने युद्धाभ्यास का ऐलान कर दिया है।
अमेरिका की नेवी युद्धाभ्यास के लिए ब्लैक सी पहुंच रही है और रोमानिया की नेवी के साथ साझा युद्धाभ्यास किया जाएगा। ये युद्धाभ्यास भी उसी इलाके में किया जाएगा जहां रूस ने ड्रोन से कई धमाके किए हैं। रोमानिया और अमेरिका के युद्धाभ्यास में कई और देश शामिल होंगे। 11 सितंबर से युद्धाभ्यास की शुरुआत होगी और 15 सितंबर तक चलेगी। यूक्रेन की नेवी को भी युद्धाभ्यास में शामिल किया जा रहा है। ब्लैक सी से दूर लेकिन रूस की बेचैनी बढ़ाने वाले एक और स्पॉट पर युद्धाभ्यास की तैयारी कर ली गई है। ये बाल्टिक सागर का इलाका है। बाल्टिक से ही रूस के बॉम्बर यूक्रेन पर मिसाइल प्रहार कर रहे हैं और रूस की नेवी की बड़ी तैनाती है। यहां नेटो भी युद्धाभ्यास के बहाने शक्ति प्रदर्शन करने वाला है। युद्धाभ्यास के नाम पर नेटो के 30 युद्धपोत बाल्टिक में आएंगे। 3000 नेटो सैनिकों को भी बाल्टिक में बुलाया गया है। युद्धाभ्यास में रूस के हमले का जवाब देने की प्रैक्टिस होगी। नेटो की नौसेना के अलावा अब ब्रिटेन के फाइटर जेट्स भी ब्लैक सी में गश्त लगाएंगे। ब्रिटेन ने ऐसा अनाज ले जाने वाले जहाजों की सुरक्षा के लिए किया है। ब्रिटेन को शक है कि पुतिन की नौसेना अनाज ले जाने वाले कार्गो शिप पर हमला कर सकती है। इस बीच रोमानिया ने अपनी सीमा से लोगों को निकालना भी शुरू कर दिया है। अब इस पूरे टेंशन की वजह आपको बताते हैं। 5 सितंबर की रात रूस ने ओडेसा के इस्माइल पोर्ट पर ड्रोन से हमला किया। हमले में यूक्रेन की पोर्ट सिटी इस्माइल में भारी नुकसान हुआ। हमले के दौरान कुछ रूसी ड्रोन का मलबा ब्लैक सी से सटे रोमानिया में भी जाकर गिरा। यूक्रेन का इस्माइल पोर्ट डेन्यूब रिवर के पास मौजूद है और उसी नदी के दूसरी तरफ रोमानिया का बॉर्डर लगता है। लिहाजा रूस के ड्रोन्स का मलबा रोमानिया की डुल्सिया काउंटी के पूर्वी इलाके में जाकर गिरा। रोमानिया नेटो सदस्य है, लिहाजा अब नेटो हरकत में आ चुका है और रूस चेतावनी देने के साथ ही युद्धाभ्यास का भी ऐलान कर दिया गया है। ब्लैक सी और बाल्टिक ये दोनों रूस के बेहद करीब हैं। यहां नेटो सेना की मौजूदगी रूस और नेटो के बीच तनाव को और ज्यादा बढ़ा देगी। दोनों ओर से उकसावे का एक भी एक्शन एक भयंकर युद्ध का परिणाम बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए इस बीच की जो अहम खबर आ रही है सामने वो आपको बताते हैं। बातचीत की पहल के बीच बोले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, झूठे के साथ कोई बात नहीं हो सकती। झूठे के साथ समझौता करना असंभव है। झूठे पुतिन से अब कोई बात नहीं होगी, ये कह दिया है यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने। यानी व्लादिमीर पुतिन को लेकर एक बार फिर बहुत सख्त अल्फाजों का इस्तेमाल करते हुए ज़ेलेंस्की नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं झूठे के साथ किसी तरह का कोई समझौता अब असंभव है। वहीं दूसरी तरफ रूस के हमले जारी हैं, लेकिन रूस की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं उसमें जानकारी ये मिल रही है कि यूक्रेन ने कीव में मार गिराए हैं रूसी ड्रोन। 2 दर्जन से ज्यादा ड्रोन मार गिराने का दावा किया जा रहा है। कीव के आसमान में 25 शाहिद ड्रोन मार गिराए यूक्रेन ने। तो यूक्रेन पर हमले किए जा रहे हैं लगातार रूस द्वारा, और इन हमलों में 12 ड्रोन ऐसे बताए जा रहे हैं कि हमले किए गए थे। 2 दर्जन से ज्यादा ड्रोन मार गिराने का दावा किया जा रहा है। शाहिद ड्रोन मार गिराए हैं यूक्रेन ने, ऐसी जानकारी मिल रही है। कीव के आसमान में 25 शाहिद ड्रोन भेजे गए रूस द्वारा। रूस की तरफ से लगातार यूक्रेन पर हमले किए जा रहे हैं और राजधानी कीव पर जो हमले किए गए उसमें 2 दर्जन से ज्यादा ड्रोन भी मार गिराने का यूक्रेन दावा कर रहा है। रूस की तरफ से देखिए किस तरह से लगातार हमले किए जा रहे हैं। अमेरिका की तरफ से दी गई जो नौका है उन्हें तबाह किया गया।
स्नेक आइलैंड के पास, तो वहीं दूसरी तरफ कीव और आसपास के शहरों में जो बड़े शहर हैं यूक्रेन, उन पर हमले किए जा रहे हैं। 25 शाहिद ड्रोन से हमला किया गया था और बताया जा रहा है कि 2 दर्जन के लगभग आसपास जो ड्रोन है वो यूक्रेन ने मार गिराए हैं कीव पर जिन ड्रोन के जरिए हमला किया गया। तो देखिए, ये इस वक्त की एक बहुत अहम खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, क्योंकि ज़ेलेंस्की का रुख बहुत सख्त नजर आ रहा है। इस बीच स्नेक द्वीप के पास रूसी सेना ने कर दिया है अटैक। तो बहुत कुछ मैदान जंग में घटता हुआ नजर आ रहे हैं, तब जबकि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव की अब से थोड़ी देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है सरजमीने हिंदुस्तान पर। और ताजा हमला स्नेक द्वीप के पास हुआ है। इस बार रूसी सेना ने यूक्रेन की नेवी को निशाना बनाया है। कैसे, ये देखिए। काला सागर में अटैक, स्नेक द्वीप के पास रूसी सेना का अटैक, यूक्रेन की 3 नौकाएं कर दी गई हैं तबाह। हमले में अमेरिका में बनी विलार्ड सी नौका नष्ट। क्रीमिया की तरफ बढ़ रही यूक्रेनी फोर्स, हमले में यूक्रेनी लैंडिंग फोर्स को भी भारी नुकसान हुआ है। 3 महीने में यूक्रेन के हजारों सैनिक मारे गए हैं, यह रूस दावा कर रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है। बहुत तेजी से घटनाक्रम बदलता हुआ हम देख रहे हैं और ऐसे में दोपहर 12 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर आप देखेंगे रूसी विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली में लैवरोव की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। यूक्रेन युद्ध पर बड़ा बयान दिया जा सकता है रशिया की तरफ से। सर्गेई लैवरोव की तरफ से यह जानकारी सामने आ रही है और उससे ठीक पहले यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का जो रुख सामने आया है वो भी अपने आप में बहुत सख्त नजर आ रहा है। वो ये कह रहे हैं पुतिन को झूठा बताते हुए कि झूठे के साथ किसी तरह का समझौता संभव नहीं है। मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या हो सकता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की तरफ से जिन बातों का जिक्र किया गया है कि अब समझौता संभव ही नहीं, क्या उसका जवाब भी सर्गेई लैवरोव की तरफ से आ सकता है? क्या जानकारी है? बिल्कुल समीर, देखिए इस वक्त हम लोग ठीक उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर रूस के विदेश मंत्री मीडिया से संबोधित करेंगे और G20 की समाप्ति के बाद ये रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव की मीडिया से बातचीत होगी। मुझे लगता है कि इस बातचीत का मुख्य फोकस ये होगा कि भारत ने G20 की जिस तरह शानदार तरीके से आयोजन किया है और उसके बाद दिल्ली डिक्लेरेशन को लाया है और उसमें रूस के तमाम कंसर्न को एड्रेस किया है, मुझे लगता है कि उसको लेकर रूस के विदेश मंत्री अपना ओपिनियन या रूस क्या सोचता है भारत के G20 के आयोजन को लेकर, या फिर भारत ने जो इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है दिल्ली डिक्लेरेशन को लेकर, उसके बारे में रूस क्या सोचता है। पहली बार रूस की तरफ से ये एक आधिकारिक प्रतिक्रिया आएगी। रही बात जहाँ तक आपने ज़ेलेंस्की का सवाल किया, तो आप जानते हैं कि इसके बारे में हमेशा से सर्गेई लैवरोव जिस अंदाज में अपना जवाब देते हैं कि कौन सच्चा कौन झूठा, ये तो खुद एक बार प्रेसिडेंट पुतिन ने भी कहा था कि किस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था। एक ही अग्रीमेंट नहीं, चाहे वो मिन्स्क एग्रीमेंट की बात करें या पिछले साल जब रूस की सेना कीव से वापस लौटी थी उस समय जो एग्रीमेंट की बात थी, तो हर उस एग्रीमेंट को ज़ेलेंस्की ने तोड़ा है। और रूस का कहना यह भी है कि ज़ेलेंस्की से बात करके फ़ायदा ही क्या है जब उसका मास्टर कोई और है, जब उससे कंट्रोल कोई और करता है। कि युद्ध कब खत्म होगा कब नहीं खत्म होगा, मुझे लगता है कि ज़ेलेंस्की ये तय करने की स्थिति में है भी नहीं। इसलिए रूस चाहता है कि अगर कभी कोई बातचीत हो तो उन लोगों से बातचीत हो जो इस युद्ध को कंट्रोल कर रहे हैं, जो इसके वाकई में मास्टर हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसके बारे में भी ज़रूर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव यहाँ पर बताएंगे कि इस युद्ध में अगर बात कोई खत्म नहीं होने की बात होती है, क्योंकि आप देखिए दिल्ली डिक्लेरेशन में जिस तरह की बातें की गई है वो एक रास्ता कहा जा सकता है सर्गेई लैवरोव वुड बी अ हैप्पी मैन। रूस जो चाहता था वो किसी हद तक दिल्ली डिक्लेरेशन में हासिल हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, निश्चित तौर पर सबसे पहले तो रूस और सर्गेई लैवरोव दोनों इस बात को लेकर खुश हैं कि भारत ने शानदार तरीके से G20 का आयोजन किया है। दूसरी बात, वो इस बात से खुश हैं कि भारत के नेतृत्व में जिस तरह से दिल्ली डिक्लेरेशन आया उसमें जो मुख्य बातें थी। देखिए, रूस लगातार ये बात कहता आया था कि G20 जियोपॉलिटिक्स का मंच नहीं है, ये इकोनॉमिक फ्रंट है और इसमें इकोनॉमिक मुद्दों को उठाया जाना चाहिए, उसे एड्रेस कराया जाना चाहिए, ना कि पश्चिमी देशों के एजेंडा को फॉलो किया जाना चाहिए। तो
तो मुझे लगता है कि उस पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें तो निश्चित तौर पर विदेश मंत्री लावरोव आज खुश होंगे कि जिस काम के लिए उन्हें राष्ट्रपति पुतिन ने भारत भेजा था और भारत और रूस की दोस्ती को देखते हुए वो इसी उम्मीद से आए भी थे, तो वो काम सफल हो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं और इसीलिए सर्गेई लावरोव की हिंदुस्तान की जरजमीन पर होने वाली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। रूस की तरफ से कई सवालों के जवाब मिल सकते हैं, लेकिन प्रोफेसर राजन कुमार यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं। राजन कुमार साहब, रूस सेटिस्फाइड नजर आ रहा है, वो भी तब जबकि साफ साफ न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में कहा गया है कि ये युग युद्ध का नहीं है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टैंड को आगे बढ़ाया गया है। यूक्रेन खफा नजर आ रहा है, मानकर चल रहा था कि रूस को कुछ हद तक जिम्मेदार ठहराया जाएगा, जैसे इससे पहले हमने देखा है G20 समिट जब इंडोनेशिया में हुआ तो भी एक रुख बिल्कुल साफ क्लियर नजर आया, लेकिन यूक्रेन के रुख के मुताबिक तो नहीं है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। कैसे आप इस स्थिति को देखते हैं, क्योंकि यूक्रेन अमेरिका के दम पर इस जंग में आगे बढ़ रहा है, अमेरिका सेटिस्फाइड है, यूक्रेन नहीं। देखिए, जहाँ तक यूक्रेन की बात है तो यूक्रेन के फेवर में ये डिक्लेरेशन बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। यहाँ पे जो वहाँ पे खींचातानी चल रही थी जिसमें कि रूस और चीन जो ऑब्जेक्शन थे उसको शामिल करने की कोशिश की गई है। क्या शामिल करने की कोशिश की है? रूस को आक्रामक स्टेट नहीं बताया गया है। यह भी बोला गया है कि जो सप्लाई शुरू होंगे ग्रेन और फूड और फर्टिलाइजर के, तो उसमें दोनों का नाम है कि यूक्रेन से जाएगा और साथ में रूस से भी जाने की व्यवस्था की जाएगी। तो रूस यही चाहता था कि अगर ग्रेन का सप्लाई ब्लैक सी के माध्यम से शुरू हो तो उसमें रूसी ग्रेन्स, रूसी फर्टिलाइज़र का भी शुरुआत हो और उसको उसमें मेंशन किया गया है। इसके अलावा जो दूसरे इश्यूज़ थे वो तो ग्लोबल इश्यूज़ हैं, लेकिन यूक्रेन का सबसे बड़ा मुद्दा था कि यूक्रेन के वॉर के बारे में कुछ बोला जाए, रशिया को अग्रेसर बोला जाए, सीज फायर की बात हो, वो कोई भी बात नहीं हुई, इसलिए यूक्रेन बिल्कुल खुश नज़र नहीं आ रहा है। योगेश जी भी इस पर कुछ कहना? हाँ, देखिए, मैं इसमें एक बात ये और कहना चाहता हूँ कि यूक्रेन को रूस को ये भी खुश होना चाहिए कि हमने यूक्रेन के राष्ट्रपति को ना तो बुलाया, ना उनके किसी रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया, ना उन्हें ऑनलाइन यहाँ पे बातचीत करने का, एड्रेस करने के लिए मौका दिया। बेसिकली किसी साइड का ठप्पा नहीं लगने दिया हमने G20। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे बुलाया गया है हमेशा, जेलेंस्की को भी या उनके रिप्रेजेंटेटिव को भी, यहाँ नहीं बुलाया। हाँ, और दूसरी बात यह है कि हमें ग्लोबल सिचुएशन को भी ध्यान में रखना चाहिए कि यूक्रेन वॉर से ज़्यादा बड़ा इशू इस वक्त ये था कि चाइना जो है वो G20 को चैलेंज कर रहा था, G20 की रेलेवेंस को, आफ्टर दिस एक्सपेंडेड ब्रिक्स एट जोहान्सबर्ग। तो राष्ट्रपति बाइडेन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि G20 की रेलेवेंस जो है उसको इंटैक्ट रखा जाए। G20 एज ए प्रीमियर फोरम फॉर ग्लोबल अफेयर्स, पर्टिकुलरली इकोनॉमिक अफेयर्स, उसमें उसको बरकरार रखा जाए। इसलिए उन्होंने जो है वो इसको एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ठीक है, ये सोल्यूशन मे बी इट्स डजंट 100% मीट आवर नीड्स, लेकिन G20 की जो प्राइमेसी है उसको ये मेंटेन करता है, उसको इस वजह से दे आल्सो केम डाउन अ बिट फ्रॉम देयर पोजीशन एंड एक्सेप्टेड दिस, जो कि भारत के पक्ष में जाता है। वो एक बड़ा मुद्दा था यूक्रेन इशू से भी। बिल्कुल, और ये बात इसीलिए ये भी कही जा रही है बार बार कि G20 का जो रेलेवेंस है उसे कायम करने में भी भारत पूरी तरह से कामयाब रहा है। इस बीच देखिए एक अहम खबर सामने आ रही है, ज़ैपोरिजिया परमाणु प्लांट से बड़ा खतरा पैदा हो गया है। IAEA ने प्लांट की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। प्लांट के पास सैन्य गतिविधियां बढ़ गई हैं, ये माना है IAEA ने। खतरे को देखते हुए प्लांट के कर्मचारी भी कम कर दिए गए हैं। तो ये एक चिंताजनक खबर सामने आ रही है ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर। एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई सामने आ रही है, वो ये कि ब्रियांस्क में यूक्रेन का हमला नाकाम रहा है। रूस ने 3 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दी है ये अहम जानकारी। ब्रियांस्क में यूक्रेन ने रूस ने 3 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया है। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जानकारी और वीडियो जारी किया गया है। ये तस्वीरें ब्रियांस्क की हैं। ब्रियांस्क में यूक्रेन का हमला नाकाम हुआ है। लेकिन देखिए किस तरह से रूस यूक्रेन युद्ध में ड्रोन हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दोनों के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें ड्रोन हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन दोनों ड्रोन अटैक कर रहे हैं। ताज़ा अटैक यूक्रेन की राजधानी कीव में किया गया है रूस द्वारा। कीव में किस तरह के ड्रोन अटैक किए गए देखिए वो आइए आपको बताते हैं। कीव में ड्रोन स्ट्राइक हुई है यूक्रेन ने, लेकिन इसके बाद पलटवार भी किया है। कीव में 32 शाहिद ड्रोन से हमला किया गया और रूस ताबड़तोड़ हमले लगातार कर रहा है।
यूक्रेन ने रूसी ड्रोन मार गिराने का दावा भी किया है। यूक्रेन का यह कहना है कि उसने 2 दर्जन से ज्यादा ड्रोन जो रूस की तरफ से दागे गए थे उनको मार गिराया है। 25 शायद ड्रोन मार गिराए गए हैं। यूक्रेन ने यह दावा किया है कि 32 ड्रोन से हमला किया गया, 25 मार गिराए गए। हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। वो हमले जो रूस द्वारा किए जा रहे हैं, रिहायशी इमारतों पर ड्रोन अटैक से दहशत है कीव में। तो ये अपने आप में देखिए किस तरह से जो ड्रोन हमले वो किए जा रहे हैं और युद्ध में ड्रोन की जो अहमियत है वो रूस यूक्रेन युद्ध ने एक बार फिर स्थापित की और उन्हीं का इस्तेमाल अब बड़ी संख्या में किया जा रहा है। लेकिन हम जब रूस यूक्रेन की बात कर रहे हैं संजय सोई सर, ये जो युद्ध है उसमें ड्रोन लगातार इस्तेमाल होते रहे हैं। युद्ध अब एक ऐसी पोजीशन पर आ गया है जहां पर रूस तो हमले कर ही रहा है लेकिन यूक्रेन भी लगातार हमले कर रहा है रूस की धरती पर। नहीं, बिल्कुल आप देखिए कि काफ़ी एक्सपेक्टेड था काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन का और काफ़ी हल्ला गुल्ला भी था और रशिया ने उसकी तैयारी पहले कर ली थी। काफ़ी डिफेंस लाइन डेप्थ में माइन फील्ड लगा दी 3-3 किलोमीटर के, इसलिए वो स्टॉल हो गया अभी। लेकिन जो आप कह रही हैं ड्रोन वाली बात, ये ड्रोन एक नया डायमेंशन निकल के आया वॉरफेयर का और एक तरह से सस्ता है। एयर डिफेंस से अगर बर्बाद भी करते हैं तब भी वो ज़्यादा महंगा पड़ता है डिफेंस सिस्टम, जबकि ड्रोन की कीमत के मुकाबले। और एक तरह से इतने ड्रोन आ रहे हैं, 25 ड्रोन है, शायद कितने आए हो, 35 आए हो, 40 आए हो। स्वाम्प ड्रोन्स के तौर पे आते हैं, 50 ड्रोन आ सकते हैं। 50 गिरा दिए, 20 गिरा दिए, 30 गिरा दिए, आधे गिरा दिए, आधे फिर भी कुछ ना कुछ डैमेज करेंगे। तो ये जो बात है ये यही कारण है कि जो इंडिया की, जो मैं एक बात यहाँ ऐड करना चाहूँगा G20 की, जो रीपर ड्रोन वाली बात है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि हमारे पास एक जो लेटेस्ट हंटर किलर ड्रोन आ जाता है जो हाई एल्टीट्यूड में काम करने में सक्षम है, 40,000 फीट तक जा सकता है, LAC पर भी काम कर सकता है, POK के खिलाफ भी काम कर सकता है, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ भी काम कर सकता है और एक टेस्टेड वेपन सिस्टम है जिसमें कोलैटरल सही बात है। और रूस यूक्रेन में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता हुआ हम देख रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन सर मैं आपका रुख करूं उससे पहले मनीष झा का मुझे रुख करना होगा। मनीष झा हमारे साथ एक बार फिर कनेक्ट हो चुके हैं। मनीष देखिए, स्टूडियो में भी तमाम सवालात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और बहुत सारे सवालों के जवाब आज सर्गेई लैवरोव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलेंगे जिसमें हिस्सा लेने के लिए आप वहां पर पहुंच चुके हैं। ये हम उम्मीद कर रहे हैं, क्या ऐसा लग रहा है कि आज कुछ बड़ा निकलकर सामने आ सकता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, सर्गेई लैवरोव के जरिए? मनीष, आवाज मिल रही है आपको? मनीष तक लग रहा है मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी, ड्रोन वॉरफेयर इसका बखूबी इस्तेमाल होते हुए रूस यूक्रेन वॉर में हम देख रहे हैं और MQ-9 रीपर ड्रोन, जिसे किलर ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है, भारत अमेरिका बायलैटरल में उस डील पर भी मुहर लगी। यानी भारत एक तरफ शांति का मैसेज भी दे रहा है, बता रहा है कि ये युग युद्ध का नहीं है, और दूसरी तरफ अपनी संप्रभुता के लिए भी डट कर मैदान में खड़ा हुआ है। तमाम तरह के जो नए एडवांस्ड इक्विपमेंट्स हैं उससे हम अपने आप को लैस भी कर रहे हैं। समीर, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, लेकिन मैं एज एन आर्ट मतलब मिलिट्री मैन होते हुए बताता हूँ कि शांति वही स्थापित कर सकता है जो सक्षम होगा, जो सशक्त होगा, जो स्ट्रांग होगा। अदरवाइज शांति की कोई बात नहीं करनी चाहिए और वो हमारे वेदों में भी है। हम शास्त्र पढ़ते हैं तो माँ दुर्गा की भी, शस्त्र का भी माँ दुर्गा और सरस्वती दोनों की पूजा करते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा संदेश है। इफ़ यू आर स्ट्रांग देयर विल बी नोबडी हु विल बी एबल टू, आपको कोई परेशान नहीं कर सकता और आप जो कहेंगे दूसरे सुनेंगे। और इसलिए रीपर और बाकी भी टैंक टेक्नोलॉजी है, आर्टिलरी गन्स हैं, राफेल है, ये सब चीज़ें हमको स्ट्रांग जब बनेंगे तभी हम सक्षम होंगे, तभी हम कैपेबल होंगे, तभी लोगों को हम हमारी बात सुनेगी, नहीं तो दुनिया नहीं सुनेगी। बिल्कुल सही बात है। और आज हम सक्षम पूरी तरह से नजर आते हैं, ताकतवर नजर आते हैं और तभी दुनिया हाथों हाथ हिंदुस्तान की तरफ से जो मैसेज दिया जा रहा है उसे लेती हुई नजर भी आ रही। जी हाँ, इस बीच एक और बड़ी खबर बता देते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से ही जुड़ी हुई जंग में और आक्रामक होगा यूक्रेन। यूक्रेन पहुंचे हैं 10 लेपर्ड 1 टैंक। तो यूक्रेन लगातार टैंक पहुंच रहे हैं, हथियार पहुंच रहे हैं। डेनमार्क से यूक्रेन को मिले हैं ये नए टैंक। जर्मनी में बने टैंक यूक्रेन को दिए गए हैं, लेकिन ये पहुंचे डेनमार्क की तरफ से हैं। तो लगातार यूरोप की तरफ से कोशिश ये है कि और हथियार पहुंचाए जाएं, लेकिन इनकी कितनी उपयोगिता है और कितना सफल हो पा रहा है, वो काउंटर ऑफेंसिव जिसकी बहुत चर्चा थी, उस पर जरूर सवाल उठते रहे समय समय पर।
और देखिए इस बीच यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस ने यूक्रेन के 8 ड्रोन मार गिराए हैं, ये जानकारी मिल रही है। अभी ड्रोन वॉरफेयर का ही हम जिक्र कर रहे थे। काला सागर में यूक्रेनी ड्रोन को तबाह किया गया है। क्रीमिया की तरफ जा रहे थे ये यूक्रेनी ड्रोन जिन्हें मार गिराया गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ताजा हमले को लेकर बड़ा दावा कर रहा है। एक और बड़ी खबर है कि काला सागर में ब्रिटेन ने भेजे हैं लड़ाकू विमान। यूक्रेनी जहाजों की सुरक्षा के लिए भेजे गए ये विमान यूक्रेन से आने वाले अनाज की सुरक्षा के लिए इन्हें डिप्लॉय किया गया है। काला सागर में रूस की निगरानी करेंगे ये विमान जो अमेरिका द्वारा भेजे गए हैं। ब्रिटिश चैलेंजर 2 टैंक जितना सटीक निशाना उतनी ताकतवर आर्मर्ड शील्ड। इस टैंक को लेकर दावों की लंबी फहरिस्त है, लेकिन किसी भी योद्धा का असली इम्तिहान तो युद्ध के मैदान में ही होता है। चैलेंजर 2 टैंक भी अब युद्ध में है। टैंक की क्षमता को लेकर जितने भी दावे किए गए, अब उसकी असलियत परखने का वक्त है। यूक्रेन की सेना इस टैंक को पाकर बेहद उत्साहित थी। इसके निशाने की तुलना तो स्नाइपर गन से की जा रही थी। लेकिन वॉर जोन से आई इन 2 तस्वीरों ने यूक्रेनी सैनिकों को मायूस कर दिया है। लेपर्ड टैंक की तरह ही अब रूस के टारगेट पर ब्रिटिश चैलेंजर टैंक है। लगातार हमले हो रहे हैं और यूक्रेन अब तक 2 चैलेंजर टैंक गंवा चुका है। रूस ने इन टैंकों को भस्म करने के लिए किस हथियार का इस्तेमाल किया ये तो साफ नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर साबित हो गया है कि चैलेंजर 2 टैंक का बॉडी आर्मर यानी सुरक्षा कवच अभेद्य नहीं है। ज़ेलेंस्की के लिए यह बहुत बड़ा शौक है, क्योंकि जंग के मैदान में ब्रिटिश चैलेंजर को गेम चेंजर माना जा रहा था। ज़ेलेंस्की को भरोसा था कि चैलेंजर 2 का हाल लेपर्ड की तरह नहीं होगा।